आप इतनी बात जानते होंगे कि भारत देश एक इन अ सेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का ये हुआ कि हम रैलियाँ निकालेंगे बड़े पीसफुल मैनर में। जिस समय अग्निवीर नामक चलाई गई पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप ये पाते थे उस समय कि बहुत रैलियाँ हुई भारत देश में, क्योंकि सबसे यंग एज की जॉब छीनी जा रही थी, परमानेंट जो जॉब थी 19-20 साल के लड़कों की। तो कुछ वीडियोस वायरल हुई जहाँ पे उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक के ऊपर चढ़ के लोगों ने ट्रेनें जलाई, और यहाँ तक कि 2-3 वीडियो ऐसी वायरल हुई जहाँ पे जो है एक लड़का जो है अपनी वीडियो बना रहा और बड़ा खुश होकर आग लगा रहा है सीट को, और वो वीडियो वायरल हुई कि देखो क्या पब्लिक है हमारी। और जो आग लगाने वाला था वो 30 साल का लग रहा था, माने वो आर्मी में जाने लायक रहा नहीं है अब, ना वो CDS के लायक रहा हुआ है और ना वो सिर्फ UPSC के लायक है उसकी कहानी है। नेशनल सर्विस देना जब जब जरूरत पड़े, भारत देश भुखमरी से गुजर रहा है तो हमें कुछ अपनी तरफ से ऑब्लाइज चीज करनी चाहिए, टैक्सेशन प्रॉपर पेमेंट करनी चाहिए एंड ब्ला ब्ला। इट कम्स अंडर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। सो CVF is to defend the country with the same national service देना is a fundamental duty। बाकी हिस्ट्री जानना is not fundamental, this is in a sense of हम जानते हैं तो जानते, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है। नेबरिंग कंट्री में कॉपरेट करना is not about the fundamental duty। मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर जाति है कल्चर की चीज़ें तो जाएं, लेकिन उनकी ऑब्लाइज चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। जैसे आप यूनेस्को की हेरिटेज साइट जानते होंगे, यूनेस्को हर साल भारत देश के किसी मॉन्यूमेंट को जो है वो यूनेस्को अवार्ड देता है। चैरिटी के लिए भी यूनेस्को अवार्ड देता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी देता है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, द फर्स्ट एफर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग या फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड रिस्पॉन्स टू द विच? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, साइमन कमीशन, तो हमने पहले ये पढ़ रखा 42 में साइमन कमीशन ने डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको जरा मैं ऊपर ही लिख दूं और कहानी खत्म करूं, इसकी बहुत लेंथी इसने किया हुआ है। भारत देश में एक एक्ट बना हुआ है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर का है? 1956 का, बिल्कुल सही है, 1956 का। स्टेट्स पहले बनी हुई थी लेकिन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि स्टेट को इंटीग्रेट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस समय पे एक JVP कमेटी बिठाई गई थी, JVP, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पिताम्बर सीतारामैया। इन 3 लोगों ने कमेटी बनाई और कहा कि भाषा के आधार पे राज्य बनाओ, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। और भाषाओं के आधार पे पहला राज्य बनाया गया, नेम वाज आंध्र प्रदेश। समटाइम्स पूछा जाता है कि भाषाओं के आधार पे भारत देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। स्टेट जब रिऑर्गेनाइज की गई, देखिए आप पहले इतनी चीज जाने कि भारत देश में गवर्नर होता है, गवर्नर, लेकिन गवर्नर उसी राज्य में होगा जो प्योर राज्य है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, गवर्नर उसी का हिस्सा होता है जो प्योर स्टेट होती है। भारत क्या प्योर स्टेट है? सॉरी, हिमाचल इज अ प्योर स्टेट। ऑल द डिसीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर इटसेल्फ, इसलिए फुल फ्लेज स्टेट है ये। जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, से UT विच कम्स अंडर LG, ऐसा ही है। दिल्ली इज नॉट अ स्टेट बट इट इज हैविंग अ चीफ मिनिस्टर बट हैव LG। तो वैरायटी ऑफ तरीके हैं। उसी तरह से स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया गया भारत देश में 1956 में, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 UT बनाई गई। 14 स्टेट्स और 6 UTs बनाई गई। जो पार्ट A था, सारी बातें लिखी हैं इसने, क्या पढ़ूं इसको मैं। पार्ट A जो था वो प्योर स्टेट थी जहां पे रहते थे गवर्नर। बार बार कह रहा हूं इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया गया तो पार्ट A स्टेट्स जो थे उनके चीफ कौन थे? गवर्नर। जो पार्ट B स्टेट्स बनाई गई उनके प्रमुख थे राज प्रमुख। पार्ट C स्टेट के थे, हाँ जी, चीफ कमिश्नर, जो हिमाचल प्रदेश HP के पढ़ रहे हैं अगर आप तो। और पार्ट 4 के थे, सॉरी पार्ट D के LG थे।
ये 100% सवाल पूछा जाएगा आपसे। पार्ट ए स्टेट किसके अंडर आती थी? गवर्नर के। पार्ट बी स्टेट आती थी राज प्रमुख के। पार्ट सी चीफ कमिश्नर के। और पार्ट डी एलजी के अंडर आती थी। तो अब आप पढ़ लीजिए कहाँ लिखा हुआ है। सी कह रहा था गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए, राज प्रमुख बी, चीफ कमिश्नर सी एंड डी इसमें मेंशन कर रहा है। ये एलजी को भी इसने मेंशन किया कि सी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो पार्ट ए का हिस्सा गवर्नर, पार्ट बी का राज प्रमुख, पार्ट सी का चीफ। तो लिख लीजिए ताकि मैं जब ऑप्शंस पढ़ूँ आपको तो मेंशन लीजिएगा। स्टेट अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अकॉर्डिंग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अकॉर्डिंग पार्ट ए कम्स अंडर गवर्नर। पार्ट ए गवर्नर के अंडर आती थी। पार्ट बी कम्स अंडर राज्य प्रमुख। पार्ट बी कम्स अंडर राज प्रमुख। पार्ट सी चीफ कमिश्नर और पार्ट डी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। पार्ट ए गवर्नर के अंडर, पार्ट बी राज प्रमुख के अंडर, पार्ट सी चीफ कमिश्नर के अंडर, पार्ट डी एलजी के अंडर। ये कहानी है। चले आगे, ज्यादा वक्त नहीं देंगे छोटी चीजों पे। अब देखिए लिखा हुआ है चीफ कमिश्नर वाज द हेड ऑफ कैटेगरी ए, गलत हो गया। दूसरा राज, एक गलत लिखा था, राज होना था। राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव ऑफ कैटेगरी ए, ये भी गलत। चौथे पे चले गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए, सही है। चीफ कमिश्नर वाज द हेड ऑफ कैटेगरी बी, होगा गलत। ऐसा ही है, पहले का गवर्नर, बी का राज प्रमुख, सी डी इसने कंपाइन कर दिया है, पर अगर आप अलग करेंगे तो सी का चीफ कमिश्नर और डी का एलजी। आज भी भारत देश के अंदर ये कहानियां चलती हैं, ठीक है जी। अगर मैं सिंपल कहानी कहूँ आपको, जिस समय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूटा, 370 हटा। अच्छा, आप इतनी बात जान, व्हाट इज रणवीर पिनल कोड? इट इज ऑफ जम्मू कश्मीर। जिस समय भारत देश में ड्यूल सिटीजनशिप थी, अब तो सिंगल है। अब कश्मीर में रहने वाला बंदा कश्मीरी नहीं होना चाहिए, जम्मू में रहने वाला बंदा जम्मू का नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले कंपल्शन थी, अगर आपको जम्मू में रहना है तो आपके पास 2 नागरिकता होनी चाहिए, ड्यूल, विच इज नंबर 1 इंडियन प्लस कश्मीरी, या इंडियंस प्लस जम्मू एंड कश्मीर का। हिमाचल प्रदेश में रहने के लिए कंपल्शन क्या है, क्या चीज होनी चाहिए? यू नीड टू बी इंडियन। ऐसा ही है विद द सेम। अगर आप रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं, घूमने फिरने, ये नहीं आप बोले इंग्लैंड से आओ घूमने के लिए, आप रहने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, बस जाना। तो आप इंडियन सिटीजन हो, चाहे रजिस्ट्रेशन से हो, एक्विजिशन से हो, किस मर्जी तरीके से हो। जम्मू में ऐसा नहीं था। आर्टिकल 370 से पहले भारत देश के सारे राज्यों, सारी यूटी के ऊपर लगता था यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी इंडियन पिनल कोड, आईपीसी की धारा। क्रिमिनलिटी जब भी होगी, खून करेगा, मर्डर, रेप, फलाना, इन सारों के लिए पूरे भारत देश में एक कानून था, विच इज आईपीसी। लेकिन जम्मू में रणवीर पिनल कोड था, RANVIR, रणवीर रिप्रेजेंट करता है कि जम्मू कश्मीर में खून हुआ, जम्मू में फांसी, जम्मू में ये डेफिनेशंस क्या है आप इतना तो जानते हैं ना जी। ये ना हो कि आपको ये ना पता हो। आईपीसी जो है वो डेफिनेशन देता है। आईपीसी इज इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आईपीसी डेफिनेशन देता है क्राइम की। एग्जांपल देता हूं आपको मैं, आप लोगों ने चोरी की है कि डकैती, ये आईपीसी बताएगा। ऐसा ही है चोरी। देखिए मुझे पहले ये बताएं आपकी चोरी और डकैती में कौन सा शब्द भयानक है? थोड़ा सा डकैती भयानक लग रहा है, ऐसे ऐसा कि डकैती हुई तो लगता अपनी क्या होगा, चोरी हुई लगता कि ऐसे पैसे चुराए मोड़े से ना। सुनना गौर से, मैं अपने दोस्त के साथ बैंक गया और बैंक से मैंने पैसे चुराए 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़, मैं और मेरा दोस्त गए थे लूटने के लिए, 1 करोड़ रुपए चुरा के लाए हम लोग। अगले दिन हमने प्लान बनाया कि यार 1 करोड़ 2 बंदे लूट लाए, अगर 5 जाएंगे तो मैंने क्या कराएंगे। नेक्स्ट डे 5 लोग बैंक लूटने गए और लूटते समय कुछ ना लूट पाए, 100 रुपए कहीं मिले और वो लेके आए। पहले दिन 2 लोगों ने चोरी जो भी किया, 2 करोड़ रुपए 2 लोगों ने। अगले दिन 5 लोग थे, पैसे सिर्फ 100 रुपए चुराए गए।
या मान लो मैं रोड पे चला हुआ हूँ, 5 बंदों ने मुझ पे हमला किया, मेरा पर्स ले गए, पर्स में 100 रुपए थे, ठीक है। तो जो 2 लोगों ने जो 2 करोड़ चुराए हैं ना, वो चोरी है। 5 लोगों ने जो मेरे पर्स से 100 रुपए लिए, वो डकैती है। ऐसे अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ जी, 100 रुपए चुराए सिर्फ। आईपीसी कहता है कि पैसे मैटर नहीं करते हैं, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन अ क्राइम दैट मैटर्स मोर। तो 5 लोगों ने जब वो पड़े किसी के ऊपर होंगे, तो उनकी जो प्लानिंग होगी वो 100 रुपए लूटने की नहीं होगी, वो डकैती थी। लूट नहीं पाए, वो कहानी अलग है। किसने कहा? आईपीसी ने। ऐसा ही है, जिस 302 के तहत ये होता है, 376 रेप केस, 376 डी डाउरी सिस्टम, ये सारे केसेस ऐसे हैं। हमारे रेसलर हैं एक सुशील कुमार, उन्होंने किसी रेसलर को पीटा, रेसलर मरा नहीं, किसी बदली कार कुछ पैसे का धंधा चला होता कुछ, तो उन्होंने रेंट नहीं दे रहा था शायद, कुछ ऐसा कहानी थी, और उन्होंने अपने उस लड़के को बुलाया और बॉक्सिंग दिखाई अपनी, उसने ठीक कूटा उसको, बच्चा मरा नहीं। वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर मरा। तो इसको मर्डर नहीं कहा जाता है। इट इज द क्राइम दैट हैपेंड, इट गोज टू मर्डर। मर्डर होता है कि मैंने आपको मारा, तुम इधर ही मर गए, पर मैंने आपको आज पीटा, तुम मरो 15 दिन के बाद, तो फिर ये मैंने बड़ी मारा, ये बाकी किसी और रीजन से मरे आप, टेक केयर बीच में नहीं हुई। तो ये दोनों मर्डर नहीं है। एक है कोई काम करना जो मर्डर में तब्दील हो जाए, डेथ में, और दूसरा तुम खून करके आए हो, डेफिनेशन अलग अलग है। क्या है ये? आईपीसी है। अब एक है सीआरपीसी। आईपीसी 1860 का है, सीआरपीसी 1973 का है, भारत देश में जो लागू होता है। तो सवाल, सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर। आईपीसी इज इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोसीजर प्रक्रिया प्रणाली। क्रिमिनल हिंदी में कहते हैं, क्रिमिनल जो भी हिंदी में होता है उसके बाद प्रोसीजर माने प्रक्रिया और कोड माने प्रणाली क्या होती है, प्रोसेस किया वो। अब सुनिए गौर से, जो किहार में हत्या हुई, तो इसको नाम हत्या दिया गया। ये नाम हत्या है इस चीज़ का। अगर आप इसे टुकड़े कर देते हैं या आप किसी को मार देते हैं और वो मर जाता है, तो इसका नाम है मर्डर। ये मर्डर मैं और आपने नाम थोड़ी दिया, ये आईपीसी कह रहा है कि ये मर्डर होता है, आपने किसी की जान ले ली, इसे मर्डर कहा जाता है। अब मर्डर होने के बाद ना, जो पब्लिक है सलूनी में इकट्ठी हो रही है, हिंदुत्व के ऊपर कि भी लड़का हिंदू था और मारा मुस्लिम ने, ब्ला ब्ला। अब कहानी ये है कि जो आम जनता है ना, उसको लगती, माने जो स्मार्ट पर्सनैलिटी होता है, देखिए आपको अगर गुंडा बनना है, बहुत बड़ा गुंडा बनना है, तब भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि गुंडा बहुत बड़ा बनना है तब भी किसी को मूर्ख तो बनाना पड़ेगा नीचे वाले को, कि भाई मैं तेरा माई बाप को मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। सारे पढ़ लिखे हो जाएंगे तो गुंडागर्दी में शामिल नहीं होंगे। तो गुंडा बनना है, आतंकवादी, बहुत बड़ा आतंकवादी बनना, तब भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, मोटिवेशन देना आनी चाहिए, ब्ला ब्ला। अब हो क्या रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि हम रैलियां करेंगे, हम घर फूंक देंगे, गाड़ियां जला देंगे, तो इसको कल फांसी हो जाएगी। इनको ऐसा लग रहा बेचारों को। अब इनको ये नहीं पता कि ये प्रोसेस कितनी लंबी, तुम जो मर्जी कर लो, तुम नहीं मार सकते इंसान को भारत देश में। भारत देश में फांसी देना एक लंबा प्रोसीजर है, 2 साल का कम से कम, 4 साल का, 6 साल का, फिर बंदा मरता है। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था आपसे। अब सवाल, क्राइम जब हो गया तो क्राइम की डेफिनेशन होगी खत्म। अब काम आता है सीआरपीसी का। एसपी समझा रहा है, एसपी साहब गए हैं वहाँ पे, समझा रहे हैं कि चिंता मत करो, हम वो सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम एक बहुत ही क्लासिकल एक फाइल बनाएंगे जो हम अपने देंगे, कोर्ट में देंगे, और जज साहब इसको फांसी सुनाने में कामयाब होंगे। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं बात को। इसको उन बेचारों को लग रहा है कि भाई एसपी ऑर्डर दे देगी फांसी दो इसको, ऐसे। Who is एसपी? एसपी क्या चीज़ है? एसपी तो सिर्फ एक खिलौना है जो इकट्ठे करेगा सबूत और देगा कोर्ट में। कोर्ट का जो जज है वो सबूत देख के, आचार संहिता पढ़ के, प्रोसीजर पढ़ के फिर सुनाएगा फैसला। उनको ये समझ नहीं पल्ले पड़ रही बात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलाना फलाना करते थे, कहाँ कहानियाँ पहुँचेंगी। अब सवाल, सीआरपीसी का मतलब ये है, खून होने के बाद क्या प्रोसेस होगी जो फॉलो की जाएगी। जिन्होंने मर्डर किया है उनको 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले पकड़ के लाएंगे कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के सामने,
मैजिस्ट्रेट रिमांड पे भेजा गया जिनके लिए फलाना फलाना फलाना, ये सारी प्रोसेस लिखी है वर्ड्स में, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वक्त नहीं ना हमारे पास पढ़ने के लिए, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहाँ लिखा हुआ ये प्रोसीजर के अंदर है कि प्रोसीजर ये फॉलो होना चाहिए, ऐसे बातें चलेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारी की सारी बातें जो आईपीसी की, सीआरपीसी की, वही फॉलो की जाती हैं। भारत देश में आईपीसी लगता था, जम्मू कश्मीर में रणवीर पीनल कोड लगता था, अब तो नहीं है, अब तो खत्म है। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज promulgated on Jan 26, 1950 because number one, this day was being celebrated as the Independence Day since 1929. It was the wish of the farmers of the constitution. The British did not want to leave India earlier than this date. It was a auspicious day. The answer is लाहौर सेशन में 1929 में ये डिसाइड हुआ और 1930 से भारत देश ने आज़ादी का दिन मनाना शुरू किया था और वो डेट जो थी वो 26 जनवरी थी, 26 जनवरी 1930, जिस दिन भारत देश ने पूर्ण स्वराज दिन मनाया था। ऐसा ही है, तो पूर्ण स्वराज दिन के फेवर में हमने फॉलो किया था 26 जनवरी। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कहा गया है कि संवैधानिक दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया गया, तो आंसर है 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आज़ादी दिवस मनाया था, पूर्ण स्वराज मनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 को जब मनाया तो उसी डेट को याद रखने के लिए भारत देश में संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिन मनाया जाता रहा है आईएनसी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 26 जनवरी को मनाया जाता था पूर्ण स्वराज। इसके बाद ये सारी कहानियां हुई। अगला सवाल इससे भी आसान, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने पहली बार ये आइडिया दिया था कि भारत देश में क्या होना चाहिए। एम.एन. रॉय पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था कि भारत देश में संविधान होना चाहिए। एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय वाज द फाउंडर ऑफ विच पार्टी, बताएं। एम.एन. रॉय कौन सी पार्टी के फाउंडर हैं भारत देश में? सीपीए का नाम सुना हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लीजिए साइड में लिख लीजिएगा, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम.एन. रॉय इज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई के फाउंडर हैं एम.एन. रॉय, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम.एन. रॉय। ब्रिटिश सेनेटिज्म, एम.एन. रॉय वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट, आप लोग अगर कॉलेज में पॉलिटिकल लोगों को देखते होंगे तो जो एसएफआई है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट का ये विचार होता है कि दे ऑलवेज लुक फॉर इक्वालिटी बट दे समहाउ लुक फॉर एक्सटीड इक्वालिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकलिटी में। जैसे मान लीजिए कि आप कहें कि यहाँ क्लास के अंदर बैठा हुआ हर शख्स बराबर कामयाब होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी ज़िंदगी में। या भारत देश का हर इंसान रिच होगा, गरीब कोई नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी का ये बिलीफ सिस्टम है कि भाई भारत देश में सबको समानता मिलनी चाहिए। समानता नहीं मिल सकती है, नहीं मिलेगी समानता आपको। मेरे परिवार का कोई इंसान मैं खो दूं, कोई मार जाए मेरे परिवार को, तो इट मैटर्स कि मैं हूं कौन। अगर मैं आम इंसान हूं तो मुझे नहीं न्याय मिलेगा। दिस इज प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल बात ही। और मैं डीएसपी का बेटा था, मैं एसपी था, तो न्याय मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा ही है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती हैं, थ्योरेटिकल अलग चीज़ें होती हैं कि न्याय, मौलिक अधिकार फलाना, कुछ नहीं होता प्रैक्टिकलिटी में ऐसा। एसएफआई, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट इतनी विचारधारा रखती है कि कम्युनिस्ट ये कहती है कि अगर तुम्हारा मालिक और तुम, माने तुम नौकरी इसी घर में हो और तुम्हारा मालिक है कोई, तुम्हारे और तुम्हारे मालिक की इनकम में अगर बहुत डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा, तो अपने मालिक का घर छोड़ दो या उसके अगेंस्ट रैली करो, दुख मनाओ इस चीज़ का कि मैं इतना गरीब और ये इतना अमीर क्यों है। देखिए आप, सिंपल कहानी आपसे मेरी ये है, मैं अगर बहुत बड़ा आदमी बनूं
तो इसका फायदा मैं तुम्हें दूं कि अपने बच्चों को दूं ना जी। अदरवाइज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? अगर बीइंग मैं सबको इक्वल देखो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मेरे चहेते हो सकते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशंस ब्लड ही होते हैं। आपके पेरेंट्स आपके लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे। अब कहा जाता है कि बॉलीवुड के अंदर ऐसा है, देखने को मिलता है। तो मेरा सवाल आपसे, बॉलीवुड के अंदर एक एक्टर की वजह से उसकी बेटी आ गई, उसको मूवी मिल गई, या मैं अंधा हूं क्या? ऑडियंस अंधी है क्या? मैं मूवी देखने जाऊंगा, नहीं करेगी अच्छे तो नहीं देखूंगा इसकी मूवी में, एज सिंपल एज दैट। उसका इतना सा फायदा है कि बस उसके फादर की वजह से किसी डायरेक्टर ने उसको मूवी ऑफर कर दी, एक फायदा हुआ उसको। आगे मेहनत करनी पड़ती है बाबा सबको, जैसे मर्जी तुम हो। क्रिकेटर है, सचिन का बेटा नहीं यहाँ पा रहा ना, एज सिंपल एज दैट। सचिन है माई बाप मुंबई इंडियंस के, मुंबई इंडियंस ने एक मैच नहीं खिलाया करीबन 7 साल के लिए बैठा रहा वहां पे वो। तो एवरीवन वो सेइंग कि खिलाओ जी इसको बेचारे को, ठीक तो फेंक लेता बॉल, ये नहीं खिला रहे। जब खेला उसने तो ये पता चला कि भाई अच्छी कुछ लय नहीं है इसके, तो हम कर रहे हैं ना डिसाइड कि अच्छी लय नहीं है। बार बार खिलाएंगे तो रैली लेनी शुरू हो जाएंगी, ये सचिन का बेटा इसलिए ऐसा हो रहा, फलाना हो रहा, फलाना हो रहा है। तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा आपको। पर ये जो कहना चाहते हैं ना एसएफए वाले, ये प्रैक्टिकल बात ज़रा नहीं होती, ये शून्य बातें करते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। एक्सट्रीम नहीं ना, लाइफ एक्सट्रीम पे है ना डाउन पे, लाइफ सेंटर में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं मार्केट के अंदर। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज हो, नंबर 1, इलेक्टेड बाय द प्रोविंस असेंबली, elected by the people, nominated by the government, only representative of the princely state। प्रोविंशियल असेंबली जो भारत देश की थी, जो छोटे छोटे इलाके थे, उन्होंने इलेक्ट किया था। इलेक्ट जो है वो डायरेक्ट भी हुआ था और नॉन भी। एक लाइन में लिखेंगे सीधे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक सभा के या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स, संवैधानिक सभा के मेंबर या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स व इलेक्टेड बाय प्रोविंस असेंबलीज। संवैधानिक सभा के मेंबर्स प्रोविंस असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट किए गए थे, प्रोविंस असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। चलें आगे, चले जी। 3600 क्वेश्चन टोटल है, 3600 क्वेश्चन, 52 पहुंचे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर ट्रू? IS 1993 में आया था। It was not based on adult franchising. Second, it resulted from direct elections. It was a multi-party body. It worked through several committees. Constitution Committee. Option C mention कर रहा है। संवैधानिक सभा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को सही ठहराता है? क्या ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड था? अच्छी कौन सी ट्रू कह रहा ना जी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जिस समय इलेक्शंस हुए थे संवैधानिक सभा के, तो क्या ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड था? व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी माने 18 से ज़्यादा के लोग वोट करेंगे। तो 18 वाली कहानी यहाँ पे नहीं थी। सुनना गौर से मेरी बात को। क्या आपने ये नहीं पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्रिटिसिज्म जब हुई थी तो उसका रीज़न ये भी था कि ये यूनिवर्सल एंड एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड नहीं था? तो लोगों ने कहा कि जी यहाँ तो 18 से ऊपर को मौका ही नहीं मिला। पता नहीं कौन जो मेंबर थे प्रोविंशियल असेंबलीज के, उन्होंने वोट दिए हैं, ना कि लोगों ने। इस सवाल में रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो क्या इससे पहले आपने ये नहीं पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शंस जो है वो डायरेक्ट नहीं हुए हैं, इनडायरेक्ट हुए हैं। तो 18 से ऊपर के वोट करेंगे तब होंगे ना डायरेक्ट। जैसे मैं वोट करने जाऊं तब डायरेक्ट हुआ ना, वो मेरे चुने एमएलए करने वो 18 कहाँ होंगे, वो तो 25 साल के होंगे। ऐसा ही है। नेक्स्ट वी हैव इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। गलत, इलेक्शंस इनडायरेक्ट हुए हैं। तीसरा, इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। मल्टी पार्टी थी, कांग्रेस ने ज्वाइन किया, दैट इज कॉल्ड मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया, एंड ब्ला ब्ला पार्टीज थी इसमें, और इट वर्क थ्रू सेवरल कमेटी। दोनों चीज सही है। तो मल्टी पार्टी बॉडी भी थी और बहुत सारी कमेटीज ने भी इस पर हामी भरी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 3 and 4। लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was not based on universal adult franchisee या was not based on adult franchisee। हिंदी में संवैधानिक सभा
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड नहीं थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड नहीं थी। दूसरा, इसके इलेक्शंस इनडायरेक्ट हुए, द इलेक्शंस वर हेल्ड इनडायरेक्ट, इलेक्शंस वर हेल्ड इनडायरेक्ट, elections were held indirect, elections were held indirect, comma, was a multi party body, elections indirect हुए हिंदी वालों के लिए, और ये एक मल्टी पार्टी बॉडी थी, मल्टी पार्टी बॉडी थी, which was based on several committee, which was based on several committee। हिंदी में इसमें बहुत सारी कमेटीज ने अपनी भूमिका दी थी, इसमें बहुत सारी पार्टीज ने अपनी भूमिका दी थी। चलना चाहिए आगे, हाँ जी, पकाना चाहिए, देख लो। अगला सवाल, महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर, इनमें से कौन संवैधानिक सभा का मेंबर नहीं था? चार ऑप्शन दिए, पटेल साहब, गांधी साहब, मुंशी साहब, कृपलानी। आंसर वाज महात्मा गांधी। इंडिया बिकेम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 26 जनवरी को, और सॉवरेन माने जो किसी के अंडर नहीं होता है, डेमोक्रेटिक रूल्ड बाय द पीपल, रिपब्लिक माने इलेक्टेड बाय द पीपल अगेन एंड अगेन। तो 26 जनवरी 1950 को भारत देश को रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नाम दिया गया। इसके बाद अब जो होंगे इलेक्शंस वो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक या फिर रिपब्लिक। Which of the following made the Indian legislature bicameral? कौन से एक्ट से भारत देश की जो लेजिस्लेशन थी, विधानसभा थी, वो दो हिस्से में बंट गई, जो आज आपको देखने को मिलती है लोकसभा और राज्यसभा। ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का कमाल लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 से इंडियन लेजिस्लेचर दो हिस्से में बंट गई थी, दो हिस्से में या दो पार्ट हुए थे, उसके दो हिस्से में बंट गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से इंडियन लेजिस्लेचर हो गई थी बायकैमरल। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। चलें आगे। फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय डैश। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन 1909 से क्या क्या चीजें हुई जी? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से क्या हुआ? पॉपुलर चीज क्या हुई? कोई पॉपुलर चीज, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, कम्युनल अवार्ड्स मिलना शुरू हुए। तो कह रहा कि रिप्रेजेंटेटिव दिखाने, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कौन सा इनमें से फेमस है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसमें से मुस्लिम्स को दी गई थी रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल अवार्ड्स के नाम से बाद में ये फेमस मिलेगा आपको। मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स ही चुनेंगे, तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला यहाँ पे कौन से एक्ट से? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेसिडरी पावर इन डैश, ब्रिटिश पार्लियामेंट, फेडरल लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नर जनरल। व्हाट इज रेसिडरी? एक्स्ट्रा पावर, बची हुई जो चीजें हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फ्री इंडिया, फ्री इंडिया बना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना पहले? सबसे पहले सुनना गौर से, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल,
who become गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए वैन हॉस्टिंग या वॉरेन हॉस्टिंग। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। तीसरी कहानी, फिर चल रही कहानी आगे। जब भारत देश आजाद हुआ ना, तो भारत देश के पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है जी। उसके बाद जब वो चले गए छोड़ के अंग्रेज, फिर सी राजगोपालाचारी बने आजाद होने के बाद। ऐसा ये वाला, तो ये सारी लिस्ट है पूरी की पूरी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा ही जी, हाँ जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने रेसिडरी पावर माने बची पावर किसको दी थी? गवर्नर जनरल को। माने जब कोई चीज किसी के पास नहीं है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या मेंशन किया गया कि ये पावर इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो बची हुई पावर वो किसको जाएगी? गवर्नर जनरल। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात की गई है रेसिडरी पावर। रेसिडरी पावर माने जैसे मैंने कहा था कि कुछ होती है स्टेट लिस्ट, कुछ होती है कनकरेंट, कुछ होती है यूनियन। इन तीनों में चीजें नहीं है तो फिर से सेंटर में, इसे कहते हैं रेसिडरी पावर, बची हुई पावर जो है। ऐसा ही है, रेसिडरी पावर गवर्नर की ज्यादा होती है, प्रेसिडेंट की कम होती है। ऐसा ही है, देखिएगा रेसिडरी पावर का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ डिसीजन ये लेगा, यहाँ ये लेगा। स्टेट गवर्नमेंट इतनी अरेंज नहीं है, स्टाइलिश नहीं है। गवर्नर हर एक पंगा दे रखा होता है गवर्नर ने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी प्लान्ड सी है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा तो करना पड़ता है उसको बड़े आराम से। तो अब बहुत बार ये पढ़ेंगे कि रेसिडरी पावर, एक्स्ट्रा पावर, मेंटल पावर जो ज्यादा है वो गवर्नर के पास दी गई हुई है डिसीजन लेने के लिए। ये बात खत्म हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रेसिडरी पावर इसको दी गई थी गवर्नर जनरल को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? बाइकैमरल, अभी पर बैठे हम लोग, बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अभी बड़ा दो पहले ऐसा ही है, कहाँ गया? ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो रहा, बाइकैमरल खत्म हो ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रूविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? अभी कहा हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मॉन्टेग चैलेंज फूड रिफॉर्म 1919, चार्टर एक्ट ऑफ 1831, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहले पढ़ा होगा कि हम फेडरल सिस्टम को बिलोंग करते हैं, दो तरफे को। आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 निकालेंगे तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेडरल सिस्टम को दी हुई है। फेडरल के बाद फिर आपको जो कमीशन हैं यूपीएससी, एसजीएससी ऐसे मेंशन किए हुए हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर भारत देश का जो है डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? ऑप्शन दिया हुआ है, अ फेडरेशन वाज सजेस्ट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्रांटेड, डायरकी वाज मेड एप्लीकेबल। यहाँ ये थोड़ी गलत करे कहानी, पिछले में अभी तो क्या बैठा हुआ कि फेडरेशन सजेस्ट की गई थी, और यहाँ ऑप्शन दे रहा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का रिलेशन जो है वो फेडरल सिस्टम के साथ है, जहाँ सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात होती है। प्रीएम्बल क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाऊंगा अभी ये, हम सीधे चलेंगे पार्ट 1 के ऊपर। ये पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, झलक दे दूं आपको हल्की सी। मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको जब सवाल आएगा मेंस के अंदर या प्रीलिम्स के हिस्सों में, वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1 रहता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बट पार्ट 1 की अलग ही अहमियत है। माने 1000 ऑफ वीडियोस मिलेगी आपको। देखिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती ना उसको लोग वीडियो बनाते नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो आर्टिकल 1, 1000 वीडियो आएंगी समझाने के लिए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दिस इज पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 भाग 1। अब सुनना गौर से चीज़ों को, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका, फिर मैं सारी कहानी खत्म करूंगा आपकी, सुनना गौर से। पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 4 है, और मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, आप जितना इन अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट देंगे ना, उतनी पॉलिटिकल साइंस आपको आसान लगेगी। बहुत ही आसान चीज़ है पॉलिटिकल साइंस, कहते हैं ना, माने ऑब्लाइज करना। अगर आप चीज़ें बहुत जानना शुरू कर देते हैं ना, तो रीडिंग करने की भी अहमियत लगती है आपको।
जहां आपने रीडिंग कम की, धीरे धीरे करके उसको आप सब्जेक्ट को हटा देंगे। ठीक है, लग रहा है मेंस में मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री ठीक नहीं रहेगी मेरे लिए। तो आप जब चीज नोटिस करना हुई चीज़ ये, आपने जो चीज़ ज़्यादा पढ़ी है ना, आपका इंटरेस्ट ही उसमें चला जाता है, यार ये बड़ा अच्छी चीज़ है। अच्छी नहीं है, तुमने पढ़ी ज़्यादा इसलिए अच्छी लग रही तुम्हें। अब कहानी ये है, 4 आर्टिकल है ABCD, सुनना गौर से जी। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं है। भारत देश के संविधान में ना इंडिया शब्द है ना हिंदुस्तान है, भारत है, BHARAT। के बाद इंडिया भी कह देते हैं, पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शब्द जो है वो भारत है। जैसे बजट नाम का शब्द पढ़ते हैं आप लोग इकोनॉमी के अंदर, पर बजट नाम का शब्द डिस्कशन के लिए है। जिस समय पे बजट इंट्रोड्यूस होता है तो उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ना कि बजट कहते हैं। वैसे ही राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता है, चेयरमैन ऑफ, ऐसा होता है। ऐसी कहानी है। तो सवाल, भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। जैसे मैंने आपसे कहा था, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, नाम से स्पष्ट है यूनाइटेड, ऐसा ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माने अमेरिका एक इन अ सेंस ऑफ कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर 50 राज्यों ने, 50 स्टेट्स ने एग्रीमेंट किए हुए हैं और उनके अपने झंडे अलग हैं, उनके संविधान अलग है। वो जब चाहे आए, जब चाहे जाएं। एग्रीमेंट किया बस छोड़ देंगे, जैसे शादी एग्रीमेंट होती है, तलाक दे दो, छोड़ दो किसी को। दूसरी कहानी USSR, यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक। रशिया, USSR, रशिया से यूक्रेन ने छुड़ाया ना पीछा अपना। USA एंड USSR आर 2 टिपिकल एनिमीज इन द वर्ल्ड। सबसे बड़े दुश्मन है आपस में ये, USA और रशिया। USA की जो आर्म्ड फोर्सेस की ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। USSR की जो है वो वार्शा है, WARSAW। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आर्मी की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, चीफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, USA की है नाटो, USSR की है वार्शा। तो रशिया की वार्शा ज्वाइन नहीं की नाटो यूक्रेन ने, और ज्वाइन करने चला गया अमेरिका की नाटो। आपने पढ़ा करंट अफेयर में होगा कि यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन किया था या उसकी रिक्वेस्ट की थी, इसलिए रशिया ने चेतावनी दी थी कि तुमने नाटो ज्वाइन किया तो तुम्हारा नाटो कर देंगे हमारा। तो वो सारी कहानियां हुई, और जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो सारी कहानियां आपके सामने है। हमला हुआ, फलाना फलाना। यूरोपियन यूनियन साथ ना देता तो यूक्रेन आज नक्शे में नहीं होता। पर दुनिया ने ये दिखाया कि भाई जो बड़ा है वो छोटे पे हक नहीं दिखा सकता दुनिया के अंदर। पब्लिक है ऐसी बैठी हुई जो ऐसा नहीं होने देगी। हमारी मर्जी इसको ज्वाइन करें हम, पर रशिया दिखाना चाहता है थोड़ा सा अपना वर्चस्व। अब सुनिए गौर से, तो भारत यूनियन है, भारत से हम छोड़ के नहीं जा सकते ना JNK, ना जम्मू, ना कश्मीर, ना फलाना फलाना। दूसरा सवाल, भारत देश में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के ही तहत आप दूसरे राज्यों को मर्ज कर सकते हैं। जैसे आपके देश के अंदर हुआ है सिक्किम को ज्वाइन करवाया ना आपने, 22वां राज्य बना भारत देश का। आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज नोन एज द सह राज्य। सह राज्य माने कौन सा ऐसा राज्य है भारत देश का जो भारत का नहीं था, उसका साथी था, पड़ोसी था, और उसको भारत में मिलाया गया। कौन है? सिक्किम है। सिक्किम तिब्बत की बाउंड्री पे था, यहाँ से तिब्बत लात मारा, यहाँ से इंडिया मार रहा है। तो सिक्किम ने कहा कि जी वी वांट टू बी इंडियन। तो वहाँ पे उस समय जो है ये कहा गया कि आप आना चाहते हैं तो आप जो है 2 साल के लिए हमें पहले ये रिप्रेजेंट करो कि वी एग्जैक्टली वांट टू बिकम इंडियंस, माने तुम चापलूसी नहीं कर रहे हो। फिर इनको पहले 1.5 साल के लिए रखा गया बीइंग सह राज्य, और 2 साल के बाद इनको नागरिकता मिली थी। ऐसा ही है। तो भारत देश के संविधान में लिखा हुआ है कि आप आउटर एरियाज को मिला सकते हो, दे नहीं सकते हैं। ऐसा ही है। जब लेने की बात आई तो आर्टिकल 2 में सिक्किम से लिया, देने की बात आई आर्टिकल 3 बेरुवाड़ी केस ऑफ 1960। सारी बातें बड़े ये पानी की तरह बहेंगी आपके सामने। सिक्किम को छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 क्या है कि आप अपने पर्टिकुलर लैंड के नाम चेंज कर सकते हो, बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हो, यहाँ से वहाँ कर सकते हो, जो कर सकते हो। पार्ट 4 जो है वो ये कहता है कि अगर आप 2 और 3 को जब अमेंड करोगे ना
सारी बातें आराम से बताऊंगा कल आपको मैं। 2 और 3 की जो बातें हैं जब वो अमेंड करोगे तो उसके लिए 368 की, अनुच्छेद 368 की जरूरत नहीं होती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ जी मैं लास्ट दफ़ा। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं। आर्टिकल 2 कहता है इंडियन यूनियन में कोई राज्य जोड़ना है जोड़ लो। तीसरा कहता है कि उन राज्यों के नाम बदलने हैं, एक राज्य 2 बनाने हैं, 2 का 1 बना देना है, बाउंड्री ऑल्टर करनी है, नेम ऑल्टर करना है तो कर दो। 4 कहता है कि 2 और 3 में जो बातें लिखी हैं वो करने के लिए तुम्हें अमेंडमेंट नहीं करनी संविधान में, तुम आसानी से ऑर्डिनरी लॉ से कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर तुमने कोई चीज सीड की, सीड माने तुमने बाउंड्री अरे परे की, तुमने 4 बीघा दे दिए बांग्लादेश को और बांग्लादेश के 4 बीघा ले लिए खुद को, कोई भी तरीका हो, अगर तुमने अपने लैंड को किसी देश को दिया तो देयर नीड्स टू बी अ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही है, तुम जोड़ रहे हो जिसको मर्जी जोड़ो, सिक्किम जुड़ना चाहता ले आओ, पूरा तिब्बत जुड़ना चाहता ले आओ उसको भी, अगर जुड़ना है भारत देश में। और तुमने अगर 1 इंच भी देनी है ना, देखिए अब आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश में तो चाइनीज ले रहे हैं, दे थोड़ी रहे, हम ले रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं हमसे, वो हम नहीं देंगे खुद। अगर तुम देना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो कि इतना एरिया तुम रख लो, इतना हम, डिस्प्यूटेड लैंड होते हैं। डिस्प्यूटेड माने कि मैनेज करना डिफिकल्ट है इंडियंस के लिए। जैसे मान लो कुछ यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया ऐसा है जहाँ इंडियन आर्मी को मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है, और उतना ही एरिया जो है उनका है जहाँ उनको दिक्कत आ रही करने के लिए, तो हम इस 1 किलोमीटर के एरिया को ट्रांसफर कर सकते हैं कि हमारा एक तुम्हारा, तुम्हारा वाला एक हमारा। लेकिन तुमने अपनी बाउंड्री दी ना, तो इसे देने के लिए तुम्हें पहले संविधान के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब सवाल कि अमेंडमेंट की और नहीं की डिफरेंस क्या है। जब तुम